हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको इग्लू कैंपिंग में घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं। ये सारी घटनाएं जहाँ पर बर्फ़ के इग्लू बने रहते हैं और कई लोग वहाँ पर जाके कैंपिंग भी करते हैं और उन्हीं लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना ईस्ट साइबेरिया की है। ये घटना सेन और मार्था नाम की एक औरत के साथ घटी है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। और अब आगे की घटना मैं आपको सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सेन है। हाल ही में मार्था की मेरे साथ शादी हुई है। हमारी शादी के बाद मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे घुमाने ज़रूर ले जाऊंगा। मेरी ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं है, थोड़ा बहुत ही बजट था। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे इग्लू के अंदर कैंपिंग होती है। कई लोग तो अपना इग्लू खुद बनाते हैं। बर्फ़ से बना हुआ वो इग्लू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। बाहर से लोग उसे जितना ठंडा मानते हैं, अंदर से वो उतना ही गर्म भी होता है। हम साइबेरिया के उसी हिस्से में कैंपिंग के लिए गए थे। जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर ढेर सारे इग्लू बने हुए थे। हमें बस अपना एक इग्लू लेना था और उसमें आराम से रात गुजारनी थी। वो सारे इग्लू एक दूसरे से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर बने हुए थे। लेकिन जिस दिन मैं और मार्था कैंपिंग के लिए गए थे उस दिन वहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। बर्फ़ भी हल्की फुल्की गिर रही थी। हम अपना पूरा कैंपिंग का सामान लेकर आए थे, जो भी चीज़ हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ने वाली थी। हमने वहाँ पर अपना कैंप सेटअप किया। अंधेरा नहीं हुआ था। उस वक्त दोपहर के लगभग 3 या 4 बज रहे थे। हमने अपनी कैंप फायर को वहाँ पर सेटअप कर लिया। मैं सारा कैंपिंग का सामान अनपैक कर रहा था। शाम धीरे धीरे होने लगी। मार्था भी अपना काम कर रही थी और खाने पीने की सारी चीज़ें निकाल रही थी। शाम हो गई। हम लोग इग्लू के बाहर कैंप फायर के सामने बैठे हुए थे। सब कुछ एकदम शांत था। रात का अंधेरा और हमें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बर्फ दिखाई दे रही थी। एकदम काला घना अंधेरा। जहाँ पर हमारा इग्लू था उसके कुछ ही पीछे बर्फीले पेड़ पौधे भी थे, जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा डरावने दिखाई दे रहे थे। आसमान एकदम खुला और सिर्फ चांद सितारे। मैं और मार्था उसी आसमान के नीचे बैठे हुए थे और हम लोग अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि हम आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान करेंगे। हमें बात करते करते करीब रात के 8 या 9 बज गए थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। हम दोनों लोग अपने लिए स्लीपिंग बैग्स लाए थे और हम दोनों उसी स्लीपिंग बैग में सो रहे थे। रात के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। हमें एक आवाज़ आई। हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे इग्लू के बाहर खड़ा है और हमें बुला रहा है। वो आवाज़ किसी लड़की के बुलाने की थी, शायद कोई छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 11 या 12 साल की हो। जब मैंने और मार्था ने उसकी आवाज़ सुनी तो हम दोनों की आंखें एक साथ खुली। उठते ही हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम लोग तुरंत अपने इग्लू के बाहर जाके देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा और बर्फ़ भी हल्की फुल्की गिरी हुई थी। हमें किसी के फुटप्रिंट्स भी नहीं दिखे। वहाँ पर जितने भी फुटप्रिंट्स थे वो सारे हमारे ही थे। हम दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अगर ये हम लोगों का वहम होता तो शायद किसी एक को ही होता, पर वो आवाज़ हम दोनों लोगों को सुनाई दी थी। लेकिन फिर हम लोग दोबारा जाके सो गए। कुछ देर तक हम अपने इग्लू के बाहर ही खड़े रहे, लेकिन जब हमें कोई भी नहीं दिखा तो हम दोबारा अपने इग्लू के अंदर चले गए। लेकिन मार्था को डर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो और सो जाओ, मैं जग रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ देर बाद मार्था सो गई और मैं जग रहा था। हालांकि मुझे भी नींद बहुत ज़ोर से आ रही थी। ज़्यादा देर तक मैं भी जग नहीं पाया।
और फिर मैं भी सो गया क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद हमें दोबारा उसी बच्चे की आवाज़ आई और इस बार मेरी आंखें खुल गई। मार्था सो रही थी, शायद उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। वहां पर एकदम शांति थी, हल्के फुल्के फुटस्टेप भी हम लोग को बहुत आराम से सुनाई दे सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे इग्लू के चारों ओर कोई गोल गोल घूम रहा है। वो एक बच्चे की आवाज़ थी। वो बार बार मुझसे इग्लू के बाहर आने के लिए कह रही थी और वो मुझे ये कह रही थी कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन थी और मुझसे क्या चाह रही थी। मैंने मार्था को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाती है, इसलिए मैं खुद इग्लू के बाहर गया और फिर मैंने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार ये आवाज़ इग्लू के पीछे से आ रही थी। मैं भागते हुए इग्लू के पीछे गया तो मैंने देखा वहां पर कोई नहीं था, लेकिन हमारे इग्लू के ऊपर 2 हाथ के निशान बने हुए थे और वो हाथ के निशान एक बच्चे के थे। अब वो लड़का था या लड़की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन अभी तक मैं यही मान के चल रहा था कि ये हैंड की प्रिंट्स और वो आवाज़ एक लड़की की थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं ज़ोर से चिल्लाया कि कौन है। मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुन के मार्था भी इग्लू के बाहर आ गई और उसने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने मार्था को सारी बातें बताई। तभी हमें दोबारा हमारी इग्लू के अंदर से ही उस लड़की की आवाज़ आने लगी। हम दोनों लोग भाग के अंदर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन हमारे स्लीपिंग बैग्स और अंदर जो भी सामान रखा हुआ था किसी ने उलट पुलट दिया था। हमें इग्लू के बाहर आए हुए मात्र 2 ही मिनट हुए थे और 2 मिनट में ये सब कुछ हो गया था। मार्था और मैं हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोगों ने तुरंत बोला कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हम लोगों ने अपना सामान पैक करना चालू कर दिया और फिर हमें इग्लू के बाहर एक परछाई दिखाई दी और वो परछाई एक लड़की की थी, छोटी बच्ची की परछाई जो कि दूर खड़ी हुई थी। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें साफ साफ अंधेरे में एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। हमने चिल्ला के भी उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो परछाई बस वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमने देखा कि वो भागते हुए हमारी तरफ आ रही है, लेकिन हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो परछाई कैंप फायर की तरफ धीरे धीरे भागते हुए आ रही थी और हम लोग कैंप फायर के पास ही खड़े थे। परछाई जैसे धीरे धीरे कैंप फायर के पास आई वो गायब हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसके फुटप्रिंट्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो फुटप्रिंट्स हमारी आंखों के सामने होते हुए ही इग्लू के अंदर चले गए, जैसे कि कोई इनविजिबल आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। और हम दोनों ने ये चीज़ साफ साफ देखी। हमारे सारे सामान को उलट पुलट कर दिया गया था और हमारी आंखों के सामने ही हमारा सामान एक तरफ से दूसरी तरफ गिर रहा था, जैसे कि कोई वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। हम दोनों लोग वहां पर बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और हम लोग बाहर की तरफ भागने लगे, जिधर से हमने कैंपिंग के एरिया की तरफ एंट्री की थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और जब हम लोग भागते हुए कैंपिंग एरिया के बाहर जा रहे थे, हमें उसी लड़की की लगातार आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो कि हमें रुकने के लिए बोल रही थी। वो कह रही थी कि उसे भूख लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम दोनों लोग चिल्लाते हुए ही कैंपिंग एरिया के बाहर जा रहे थे। वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि हमें आउटर साइड में मिल गए। उन्होंने हमें रोका और हमसे पूछा कि हमें क्या दिक्कत हो गई है। हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हमें दोबारा हमारे एरिया के पास भेजा। जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम देख के हैरान हो गए। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। जो भी सामान एक तरफ से दूसरी तरफ बिखरा पड़ा हुआ था वो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर और कुछ था ही नहीं। हमारे ही फुटप्रिंट्स वहाँ पर दिख रहे थे और जो अजीब से फुटप्रिंट्स और हाथ के निशान हमें इग्लू पर दिखे थे वो सब कुछ गायब हो गए थे। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर वैसा कुछ हुआ ही ना हो। हम लोग ये देख के एकदम हैरान हो गए। हम लोगों ने उन गार्ड्स को भी वो चीज़ें बताई, लेकिन उन गार्ड्स ने हम पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि हमने किसी तरीके का कोई सपना देखा है, लेकिन हम बार बार उन्हें ये चीज़ बता रहे थे। उन्होंने हमसे ज़्यादा इस बारे में बहस नहीं की और उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम लोग कहीं और पर शिफ्ट हो जाए।
हम लोगों ने यही किया। हम लोग कैंपिंग एरिया के आउटर साइड के इग्लू के पास जाके शिफ्ट हो गए। हालांकि हमें पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन वो जो घटना हमारे साथ घटी ये बहुत ज़्यादा अजीब थी। उस घटना के बाद हम लोग उस एरिया पर कभी भी कैंपिंग के लिए नहीं गए, और ना ही हमने कभी भी ऐसा कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस किया। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जैक्सन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको जैक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जैक्सन है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। 28 साल की एज में मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। वहाँ पर मेरी एक लड़की से शादी हुई, और फिर मैं वहीं पर ही बस गया। मेरे 2 बच्चे हुए और वहीं पर ही बड़े हुए। उन्होंने कभी ढंग से स्नो देखी नहीं थी। उन दोनों का नाम कैटी और जेसन था। दोनों की उम्र 10-11 साल की ही थी। कैटी बड़ी थी और जेसन छोटा था। वो मुझसे अक्सर कहते थे कि उन्हें स्नो देखनी है और कैंपिंग करनी है। मैंने उनसे कहा ठीक है। मैं एक दिन उन्हें दोबारा कनाडा लेकर आया, और उसके बाद स्नो कैंपिंग एरिया में उनको स्नो में कैंपिंग कराने के लिए भी लेके गया था। उन्होंने कभी भी स्नो देखी नहीं थी। ईग्लू, स्नोमैन, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही था और कार्टून्स में देखा था। बट जब उन्होंने रियलिटी में वो चीज़ देखी तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। उस वक्त ट्रिप में मैं, मेरे दोनों बच्चे कैटी और जेसन और मेरी वाइफ थी। हम लोग कैंपिंग एरिया पर पहुंचे। वहाँ पर हम लोगों ने खुद से अपना इग्लू बनाया, जिसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। हम काफ़ी शांति वाले एरिया में कैंपिंग कर रहे थे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो धूप काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोगों ने वहाँ पे बर्फ़ के स्नोमैन्स बनाए। मैंने और मेरे बच्चों ने बर्फ़ से खेला भी, और जितने भी बर्फ़ में खेलने वाले गेम्स हो सकते थे हमारी पूरी फैमिली ने खूब एंजॉय किया। हल्की फुल्की शाम होने लगी थी। मेरी वाइफ हम तीनों को वहीं पर छोड़ के इग्लू के अंदर जाके हमारे लिए खाने के लिए कुछ प्रिपरेशन करने लगी थी, और बाकी मैं और मेरे दोनों बच्चे खूब खेल रहे थे। हम लोगों ने एक स्नो थ्रोइंग फाइट भी खेली, जिसमें हम तीनों एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे थे। मेरे दोनों बच्चे एक तरफ हो गए और उन्होंने मुझे हरा भी दिया था। धीरे धीरे शाम और बढ़ने लगी थी। हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हमें भूख भी लग रही थी। हालांकि हमारा इग्लू जहाँ पर हम खेल रहे थे उसके जस्ट सामने ही था। मैंने अपने दोनों बच्चों से बोला कि हम चलते हैं, अब काफ़ी अंधेरा हो गया है। तुम्हारी मम्मी डिनर के लिए वेट कर रही होंगी। मैंने जैसन और कैटी दोनों से चलने के लिए बोला। उन दोनों ने मुझसे बोला कि डैड आप जाइए, हम बस अपना स्नोमैन बना के आ रहे हैं। मैंने उनसे 2-3 बार चलने के लिए बोला, पर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो 5 से 10 मिनट में दोबारा आ जाएंगे। पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मैं दोबारा डिनर करने के लिए अपनी वाइफ के पास चला गया। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैंने ये देखा था कि हम तीनों लोगों ने एक एक स्नोमैन बनाया था। एक स्नोमैन मैंने बनाया था, एक कैटी ने और एक जेसन ने। जिस स्नोमैन को मैंने बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब मैं अपनी वाइफ के पास पहुंचा तो वो बच्चों के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उसे बताया कि बच्चे अभी खेल रहे हैं, जब तक हम उनके लिए डिनर सेट कर रहे हैं वो लोग आ जाएंगे। वो मेरे पर गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि हमें बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उससे बोला कि तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो साम नहीं है, अभी मैं बुलाऊंगा तो वो लोग दौड़े चले आएंगे। वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और उसने मुझसे बोला कि मैं उन्हें बुलाऊं। मैंने उसे शांत कराया और बच्चों को इग्लू के अंदर बुलाने लगा। मैंने कैटी और जेसन को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ नहीं आई। मैंने जब उन्हें दोबारा ज़ोर से आवाज़ दी तो मुझे कैटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कैटी से बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हैं, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद कैटी तो आ गई, लेकिन जेसन नहीं आया। मैंने कैटी से पूछा कि जेसन कहाँ पर है। कैटी ने मुझे बताया कि जेसन उससे पहले ही वहाँ से निकल गया था और उसके बाद कैटी आई है। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मुझे जेसन की चिंता होने लगी। मैंने कैटी को उसकी मॉम के पास छोड़ दिया और उससे फिर पूछा कि जेसन कहाँ पर था। मैं उसी डायरेक्शन में चला गया जहाँ पर कैटी ने मुझे जेसन के बारे में बताया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर जेसन नहीं मिला। मैं चिल्ला चिल्ला के उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मुझे जेसन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर मेरी नज़र उस स्नोमैन की तरफ गई जो मैंने, कैटी और जेसन ने मिलके बनाए थे।
कैटी और जेसन का बनाया हुआ स्नोमैन तो वहीं पर था, लेकिन जो मैंने बनाया था वो वहाँ से गायब हो चुका था। ये बड़े ताजुब की बात थी, क्योंकि मैंने काफ़ी मोटा और बड़ा स्नोमैन बनाया था। वो ऐसे ना ही गिर सकता है ना ही गायब हो सकता है। मैं फिर उसी तरफ गया। मैंने देखा तो वहाँ पर जेसन के फुटप्रिंट्स बने हुए थे, जो कि कुछ ही आगे थोड़ी दूरी पर गए हुए थे, और वहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े शेड भी लगे हुए थे। हालांकि वहाँ पर भी लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कैंपिंग के लिए कोई भी नहीं आया था। मैं जेसन के पैरों का पीछा करते हुए उसी तरफ गया। वहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा शेड था, और जेसन के फुटप्रिंट्स उस शेड के दूसरी तरफ थे। उस शेड के अंदर जाने के लिए घूम के दूसरी तरफ से जाना पड़ता है, जिधर से एरिया खुला हुआ था। लेकिन जेसन की फुटप्रिंट्स उस शेड की दीवार की तरफ गए, और फिर फांद के दूसरी तरफ से फुटप्रिंट्स चालू हो गए। लेकिन उस शेड की हाइट को देख के ऐसा लग रहा था कि जेसन उन्हें पार ही नहीं कर सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं जेसन के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए शेड के दूसरी तरफ गया, और लगातार मैं उसका नाम बुला रहा था। 3-4 बार जब मैंने जेसन का नाम बुलाया तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि मेरी आवाज़ ही घूम के मुझे दोबारा वापस सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ा परेशान होने लगा, और मुझे जेसन की चिंता भी होने लगी। तभी अचानक से मुझे जेसन की दोबारा आवाज़ आई, और वो मुझे अंधेरे में हंसते हुए दिख रहा था। मैंने जब अंधेरे की तरफ देखा तो वहाँ पर जेसन था, और वो ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ खेल रहा हो। जेसन एक दीवार के पीछे था, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, और जेसन भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जिसके साथ खेल रहा था वो दीवार की दूसरी तरफ था। मैं भागते हुए जेसन के पास गया और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा, और मैंने जेसन से बोला कि मैं तुम्हें बहुत देर से आवाज़ दे रहा हूँ, मम्मी परेशान हो रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इतना दूर क्यों आए हो। जेसन ने मुझे बताया कि वो डोनाल्ड के साथ खेल रहा है। मैंने जेसन से पूछा कि ये डोनाल्ड कौन है, तो उसने बोला कि वो स्नोमैन जिसको आपने बनाया था। जब जेसन ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जो स्नोमैन मैंने बनाया था वो जेसन की हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और अगर एक जगह से दूसरी जगह स्नोमैन को हिलाओ तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है। मैंने जेसन से ये भी पूछा कि वो इस बड़ी से फेंस को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे आया, तो उसने बहुत अजीब सा जवाब दिया, जो शायद मैं हजम भी नहीं कर पा रहा था। उसने मुझसे बोला कि डोनाल्ड ने उसको अपनी गोद में उठाया है, और फिर फेंस की दूसरी तरफ उठा के रख दिया था, और फिर वो भागते हुए डोनाल्ड के साथ यहाँ पर आया है। हालांकि मुझे वो स्नोमैन यानी डोनाल्ड जिसके बारे में जेसन बता रहा था उसके कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले। मैंने जेसन से पूछा भी कि आखिर डोनाल्ड कहाँ है, तो उसने मुझे इशारा करके दूसरी तरफ दिखाया, मतलब दीवार की दूसरी तरफ जिसके साथ वो खेल रहा था। जब मैंने उस दीवार की तरफ देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। जो स्नोमैन मैंने बनाया था वो दीवार के एक कोने में वैसे ही खड़ा था जैसे कि मैंने उसे बनाया था, एकदम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जान नहीं है। मैं फिर उसके पास गया, और जब मैंने उस स्नोमैन को देखा तो वो हूबहू वैसा ही था। मैंने जेसन से बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें किसी तरीके का वहम हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। जेसन ने मुझसे बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, डोनाल्ड ने उससे बात करने की कोशिश की और वो हिला भी था। उस वक्त मुझे जेसन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन लेट भी हो रहा था, इसलिए मैं जेसन को लेकर दोबारा इग्लू की तरफ चला गया जहाँ पर मेरी वाइफ और बेटी थी। जब मैं वहाँ पर गया तो वाइफ जेसन के ऊपर गुस्सा करने लगी, वो उसे डांट रही थी। मैं भी शांत था। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। डिनर कंप्लीट होने के बाद हमने दोनों बच्चों को सुला दिया। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को वो सारी चीज़ें बताई, तो वो मेरे ऊपर भी गुस्सा करने लगी। उसने मुझसे बोला कि ये सब बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, ये सब फर्जी की चीज़ें हैं, उसे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। मैंने इसके बारे में अपनी वाइफ से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि आखिर इतना बड़ा स्नोमैन एक जगह से दूसरी जगह गया कैसे। मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह हुई, सब सो रहे थे और मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। जब मैं इग्लू के बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो स्नोमैन जो मैंने बनाया था वो दोबारा उसी जगह ही था जहाँ पर मेरे दोनों बच्चों ने छोटे स्नोमैन बनाए थे, वो उसी के बगल में ही खड़ा था। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया। उसके बाद जेसन भी उठा और उसने मुझे बताया कि डैड डोनाल्ड वापस आ गया है। मैंने फिर अपनी वाइफ को देखा, उसने मुझे शांत किया, और फिर हम दोनों बच्चों को लेके और अपना कैंप का सारा सामान लेके
वापस अपने घर की तरफ चले गए। इसके बारे में मैं पूरे रास्ते में सोचता रहा। मैंने जेसन से अकेले में भी बात की। उसने बताया था कि डैड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसकी बात पर विश्वास किया कि वो स्नोमैन कुछ देर के लिए हिला ज़रूर था, वरना वो अपनी जगह अपने आप नहीं बदल सकता है। इसके बारे में मैंने अपनी वाइफ से दोबारा बात नहीं की, लेकिन ये जो घटना मेरे बच्चे और मेरे साथ घटी और हम दोनों ने जो भी चीज़ महसूस की, ये एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी इग्लू कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं। ये मैंने इस तरह की वीडियो पहली बार डाली है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।